जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको बेटा मेरी? सबको आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, बाकी सब लोगों को भी कहें कि ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग स्टार्ट करें। आपका लेक्चर कुछ ही देर में अपलोड हो रहा है। बाकी सबको बोलें कि ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी, सबको बताया आपने ऑनलाइन आने के लिए? हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी शज़ीन, अनीता, तनवीर, नाज़मा, राबिया, आईसीयू वाले हैं या पीड्स वाले हैं आप लोग? आप लोग आईसीयू वाले हो या पीड्स वाले हो? आईसीयू वाले पीड्स वाले किधर हैं? पीड्स वालों से भी कहें कि वो ऑनलाइन आए। पीड्स वालों को भी बेटा बोलें कि ऑनलाइन आए, फिर ये लोग कहते हैं कि हमें लेक्चर की समझ नहीं आई। प्लीज़ आस्क पीड्स पीपल टू कम ऑनलाइन। नाज़मा है, अनीता है, ठीक है। ओनली 4 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करनी है और किसी ने नहीं पढ़ाई करनी स्टूडेंट्स? हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स को बोलें कि ऑनलाइन आए ताकि फिर हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। इसको हम आरसीटी भी बोलते हैं। आरसीटी का मतलब होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। ये एक रिसर्च डिज़ाइन होता है, ठीक है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? इसके कंटेंट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका हम सबसे पहले, उसके बाद स्टेप्स पढ़ेंगे इन कंडक्टिंग आरसीटी,
कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आरसीटी की कंडक्शन में यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ आरसीटी पढ़ेंगे हम कि आरसीटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। एथिकल कॉन्सिडरेशन पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, मतलब एथिकली हमें किन किन जगहों पे जाके जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है ताकि हम ये रिसर्च के इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करवा सकें। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन्स पे आते हैं और देन रेफरेंस एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी, एपी होता है बेटा अपॉन, डेमो कहते हैं पीपल को, और लॉजी होता है साइंस को। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एपिडेमिक। जैसे आपको पता है आजकल कोविड-19 है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो दौर दौरा है इस एपिडेमिक का। तो एपिडेमिक जो है वो आजकल की जो करंट एपिडेमिक है वो आपकी कोविड-19 है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पीपल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, so epidemiology is the study of the distribution and determinants of the health related states and events in a specified population and application of this study to control the health problems। ठीक है, या health situation। यानी कि एपी का मतलब होता है अपॉन, डेमो होता है पीपल, लॉजी होता है स्टडी। यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस और डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड होते हैं। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स होती हैं या हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स होते हैं एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के अंदर, और फिर इस स्टडी की एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ सिचुएशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर बात की जाए तो हमारे पास बेसिकली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन में मेजर दो तरह की डिज़ाइन होती है। एक होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में ए और बी दो कैटेगरीज हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और दूसरी को हम बोलते हैं एनालिटिकल स्टडीज़। ठीक है, एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर फर्दर इसकी टाइप्स आ जाती हैं आपके पास केस कंट्रोल स्टडीज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, इकोलॉजिकल स्टडीज़ एंड कोहॉर्ट स्टडीज़। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरे टाइप्स है जो कि एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडीज़ कहलाती हैं, इसमें जो मेन टाइप आ जाती है वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आ जाता है, जिसकी आज हमने बात करनी है, जिसको हम आरसीटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास फील्ड ट्रायल्स आ जाते हैं और कम्युनिटी ट्रायल्स आ जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो है इन दी 1920s, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द एपिडेमिक्स अमंग कॉलोनीज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड माइस। मतलब डिफरेंट कॉलोनीज बना ली माइस की भी और रैट्स की भी, और उन माइस और रैट्स के अंदर जो है वो उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। ये बात है 1920 की, और 1920 के अंदर ही फिर इस स्टडी का नाम जो था वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी रख दिया गया, क्योंकि इसमें माइस और रैट के ऊपर क्या किए जा रहे थे, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इन मॉडर्न यूजेज एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी इज ऑफन इक्वेटेड विद रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, और तब से हाँ जी, अब मैं हूँ ना, आवाज़ क्लियर है आपको मेरी? जी मैं हूँ ना, अब आवाज़ क्लियर हुई है आपको मेरी? जी मैं हूँ ना, अब आवाज़ क्लियर? अच्छा, एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडीज़ आर सिमिलर इन अप्रोच टू कोहॉर्ट स्टडीज़। ठीक है, कोहॉर्ट कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग और शेयरिंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम कोहॉर्ट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडीज़ जो होते हैं वो कहते हैं आर सिमिलर इन अप्रोच टू कोहॉर्ट स्टडीज़। वो कोहॉर्ट स्टडीज़ से क्या है, मिलती जुलती है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग दैट द कंडीशन इन विच स्टडी इज कैरिड आउट, ठीक है, carried out are under the direct control of the investigator। ठीक है, वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर। मैमूना, आप सीआर हैं, ये आपकी लैंग्वेज है बोलने की? वैसे मुझे आप एक बात बताएं कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि बोलते किस तरह से टीचर के आगे। ठीक है, आप अपना ज़रा मैसेज के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, ये आपका बोलने का तरीका है, बोलने का अंदाज है आपका। ठीक है, अच्छा, अब उसमें कहता है कि इन विच स्टडी इज कैरिड आउट आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यानी कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है कि एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने अंडर एक्सपेरिमेंटर करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है।
और ये हम हमेशा जो है वो जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी कंट्रोल के किए बगैर नहीं कर सकते, उसकी ऑब्जर्वेशन के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो कहता है द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन्वॉल्व सम एक्शन, इसमें कुछ एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कोई इंटरवेंशन हो सकती है और मैनिपुलेशन हो सकती है, सच एज डिलिबरेट एप्लीकेशन और विथड्रॉल ऑफ द सस्पेक्टेड कॉज और चेंजिंग वन वेरिएबल इन द कॉजेटिव चेन इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप while making no change in the control group, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम दो ग्रुप बना देते हैं, एक हमारे पास ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम चेंजेस नहीं करते और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्विंग एंड कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन बोथ द ग्रुप्स, और हम क्या करते हैं, हम इन दोनों ग्रुप्स के आउटकम्स को कंपेयर कर लेते हैं। दिस कंट्रास्ट sharply with observational studies, यानी descriptive case control cohort studies, where the epidemiologist takes no action but only observe the natural course of the events around him, यानी कि जो चीज़ जिस तरह से जिस वे में हो रही होती है, आप क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो चल रही होती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। मतलब अगर आप एज ए इन्वेस्टिगेटर या अगर आप एज ए रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं तो आप उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लेके आते, आप उसको एज इट इज मेजर करते हो। देन आ जाते हैं आपके पास इसके एम्स इज टू प्रोवाइड द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ द इटियोलॉजिकल और द रिस्क फैक्टर विच में परमिट द मॉडिफिकेशन और कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है। इसका एम ये होता है कि आपने उन फैक्टर्स या उन इटियोलॉजिकल जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका आपने प्रूफ देना होता है कि ये फैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी किस चीज़ के लिए, आपकी डिजीज़ की कॉजेशन के लिए। देन नंबर 2, टू प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हो हेल्थ सर्विसेज की फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, और ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ को इन्हांस करने के लिए आप ये सब काम करते हो। देन आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब एडवांटेजेस क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के? सबसे पहले रिसर्चर कंट्रोल ओवर द इंटरवेंशन एंड ओवर विच सब्जेक्ट रिसीव्स एनी इंटरवेंशन। रिसर्चर जो होता है वो कंट्रोल करता है ओवर द इंटरवेंशन, ठीक है। मतलब जो भी वो इंटरवेंशन लगाता है, कोई इंजेक्शन देता है, कोई मेडिसिन देता है, कोई साइकोथेरेपी करता है, ठीक है, कोई काउंसलिंग सेशन करता है, मतलब किसी भी किस्म की रिसर्चर जो है इंटरवेंशन जो देता है, इट्स ओके मैं बोलना, ठीक है। जो भी कोई इंटरवेंशन करता है और वो इंटरवेंशन जब वो उस पॉपुलेशन या उस कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई करता है तो उसके रिजल्ट्स को चेक करता है। रिजल्ट्स आर इंश्योर्ड, रिजल्ट्स को इंश्योर किया जाता है। रिलायबल एंड वेल रिस्पेक्टेड रिसर्च डिज़ाइन, रिलायबल और वेल रिस्पेक्टेड रिसर्च डिज़ाइन होता है। इंडिविजुअल फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड, इंडिविजुअल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, तो प्रॉब्लम इन डीलिंग विद मल्टीपल कॉजेशन, आइसोलेटिंग इंडिविजुअल फैक्टर्स मे ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इश्यूज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज बना सकते हैं। एथिकल इश्यूज बन सकते हैं कि मतलब कोई यही कह दे कि मतलब इस तरह से जानवरों के ऊपर आप कर रहे हैं तो आप कोई क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। रिसर्च बायस एंड सब्जेक्टिविटी इन रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च बायसनेस हो सकती है, सब्जेक्टिविटी हो सकती है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, मेथड या एनालिसिस के अंदर। हॉथॉर्न इफेक्ट्स अपॉन ग्रुप्स बीइंग रिसर्च, ठीक है। हॉथॉर्न इफेक्ट आप आगे देखेंगे, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब हम मेन पढ़ते हैं कि आरसीटी जो हमने कहा है कि इट इज़ द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो बेसिकली आरसीटी क्या होती है रिसर्च के अंदर? It is mainly in the last 35 to 40 years determined if efforts have been made to use scientific techniques to evaluate the method of treatment and prevention, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन को एवेल्युएट करने के लिए जो है वो 35 to 40 years पहले ये टेक्निक यूज की गई थी। एन इम्पॉर्टेंट एडवांस इन दिस फील्ड हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ एन असेसमेंट मेथड, ठीक है। मतलब इस फील्ड के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो असेसमेंट मेथड है, नॉन एज रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, ठीक है। ये उस स्टडी का नाम है जिसे कि आप रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल कहते हैं। इट इज़ रेयरली एन एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ये एक एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है।
ठीक है, RCT is widely regarded as gold standard for evaluating healthcare technologies as it allows us to be confident that a difference in outcome can be directly attributed to a difference in the treatment and not due to some other factors। ठीक है, RCT जो है वो कहता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है, और गोल्ड स्टैंडर्ड इसीलिए हम इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। ठीक है, और ये हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट करती है और कि ये डिफरेंस क्लियरली आउटकम में जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें हमें डिफरेंस बता देती है। ठीक है, और डिफरेंस भी इस सेंस में हो सकते हैं जो कि ट्रीटमेंट के सेंस में हो सकते हैं, सम अदर फैक्टर सेंस में हो सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन स्टैट्समैन मेडिकल डिक्शनरी में डेफिनेशन उसने RCT की दी। कहते हैं RCT आर क्वांटिटेटिव कंपैरेटिव कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव और कंपैरेटिव कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है इन विच इन्वेस्टिगेटर स्टडी 2 or more इंटरवेंशन इन ए सीरीज ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो है वो 2 or more इंटरवेंशन जो है इन ए सीरीज ऑफ इंडिविजुअल के अंदर स्टडी करता है टू रिसीव देम इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, जो रैंडम ऑर्डर के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो RCT को आप ये कहेंगे कि इट्स ए क्वांटिटेटिव कंपैरेटिव कंट्रोल ट्रायल है। ठीक है, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। द RCT इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल टूल इन क्लिनिकल रिसर्च। RCT जो है वो सिंपलेस्ट और पावरफुल टूल है क्लिनिकल रिसर्च के लिए। What is the method of carrying out the scientific research and why it is so highly valued? A randomized controlled trial is an experiment or the study conducted in such a way that as many sources of bias as possible are removed from the process। ठीक है, अब randomized controlled trial का मकसद ये होता है कि आपने मैक्सिमम जो है वो बायस कहते हैं कि कहीं पे भी आप अनड्यू फेवर कर देते हैं, या कह लें कि अनड्यू फेवर नहीं की तो कुछ ऐसा आपने कर दिया कि आपने जो है वो फेवर नहीं की तो आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपने मतलब कि किसी किस्म की भी आपने जो है वो अनड्यू फेवरेटिज्म कर दी। जैसे सलमा है, सलमा जो है वो मेमूना या कोमल को जो है कहे कि ये मेरी कोलीग है तो मैं कोई भी इंटरवेंशन या नई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देने जा रही हूँ तो क्यों ना मैं इनसे स्टार्ट करूँ। ठीक है, क्योंकि इनको भी ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ये प्रोसेस कहलाता है बायसनेस। ठीक है, अगर सलमा की कोलीग्स को भी ब्लड प्रेशर का मसला है और वो अपनी कोलीग से स्टार्ट करना चाहती है तो ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। जो एक तरीक़ेकार है थ्रू प्रॉपर चैनल जो आपने रैंडमाइजेशन करनी है, रैंडम नंबर टेबल से आपने निकालनी है चीज़ें, आप उसी से निकालेंगे। ठीक है, तो कहता है फॉर न्यू प्रोग्राम और न्यू थेरापीज द RTC इज नंबर 1 मेथड फॉर एवेल्युएशन। जब आपने कोई भी नई दवाई बनानी है या कोई नई आपने स्ट्रेटजी लॉन्च करवानी है तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है, जो बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन है वो आपके पास RCT है, जिसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कराते हैं। पोजीशन इन एविडेंस हायरार्की, ये देखें आप कि सबसे ऊपर RCT है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, फिर आपके पास कोहॉर्ट स्टडी है, फिर केस कंट्रोल स्टडी है, फिर क्रॉस सेक्शन स्टडी है। ये सारी की सारी स्टडीज़ हैं जो कि मैं आपको अलग-अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज मैंने आपको सबसे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी है जिसको RCT कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च डिज़ाइन है जिसको RCT कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, मैंने आपको आज वो करवाई है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया RLF। ठीक है, ये उसने एक क्लिनिकल रिसर्च बताई है कि किस तरह की क्लिनिकल रिसर्च हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है और रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया RLF की बात करें अमंग प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के बारे में। फर्स्ट क्लास है, ठीक है, February 14, 1941 डॉक्टर क्लिफोर्ड बॉसोन, केस सीरीज आ गई। ठीक है, ये 1941 में की गई को स्टडी, ये इस तरह से की गई। एसोसिएशन वाज ऑब्जर्व, इन सब ने एसोसिएशन ऑब्जर्व की कि रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया और ऑक्सीजन का आपस में एसोसिएशन है। स्टिल इट वाज पोस्टुलेटेड दैट पुअर हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स नेसेसिटेटेड longer hours of oxygen. Poor health and no oxygen
यूज कॉस्ट RLF, यानी कि रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के दरमियान उसने एसोसिएशन टाइम की, ठीक है, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। देन उसने कहा RCT गेलिंगर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल वाशिंगटन DC में उसने किया। कोलैबोरेटिव मल्टी सेंटर ट्रायल था ये। कंफर्म द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटियोलॉजी ऑफ द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, ठीक है। इस तरह से उसने क्या किया, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच लंग्स आर कोलैप्स, जिसमें लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, लंग्स की डिजीज है ये। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिज़ाइन ऑफ द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। डिज़ाइन में सबसे पहले आप क्या करते हो, सेलेक्ट ए सूटेबल पॉपुलेशन, रेफरेंस और टारगेट। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि शालामार नर्सिंग कॉलेज की नर्सेज मैंने ली, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, रेफरेंस पॉपुलेशन। अब शालामार नर्सिंग कॉलेज के अंदर कितने ज़्यादा आपके पास डिसिप्लिन है, BSN वाले भी हैं, पोस्ट RN वाले भी हैं, पोस्ट बेसिक वाले भी हैं, पोस्ट बेसिक में आगे से ICU वाले भी हैं, पीड्स वाले भी हैं। तो जो आपके पास रेफरेंस पॉपुलेशन होगी वो होगी शालामार नर्सिंग कॉलेज की नर्सेज। अब शालामार कॉलेज नर्सिंग कॉलेज की नर्सेज में से पोस्ट बेसिक या पोस्ट RN जो है वो आपकी क्या होगी, वो सैंपल या एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी। मतलब आप या तो पोस्ट बेसिक पे कर रहे होंगे या पोस्ट RN पे कर रहे होंगे या BSN पे कर रहे होंगे। मेक नेसेसरी एक्सक्लूजन, ठीक है। अब जो चीज़ें आपकी कैटेगरी में नहीं पूरा उतरती आप उनको बाहर निकाल दोगे, यानी कि 2000 नॉट एलिजिबल। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर, एग्जिट से वर्ड निकला है एक्सक्लूजन, ठीक है। तो वो लोग जो कि आपकी स्टडी का पार्ट नहीं बन सकते होंगे, आप उनको क्या कर देंगे, सिंपली उनको एक्सक्लूड कर देंगे और कहेंगे कि दोज आर नॉट एलिजिबल, दोज हु डोंट विश टू गिव कंसेंट, या फिर जो कंसेंट नहीं देंगे। फिर आप रेंडमाइज करेंगे, रेंडमाइज में एक्सपेरिमेंटल है और कंट्रोल है, मैनिपुलेशन एंड फॉलोअप है, एंड देन एट लास्ट असेसमेंट है। ये वो सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि आप कंडक्ट करते हो RCT में, ठीक है। ड्राइंग अप ए प्रोटोकॉल, आप एक प्रोटोकॉल ड्रॉ करते हो। सिलेक्टिंग ए रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, उसके बाद आप रेफरेंस या एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन बनाते हो। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि शालामार नर्सिंग कॉलेज की नर्सेज, ठीक है, ये आपकी क्या है, रेफरेंस पॉपुलेशन है। लेकिन शालामार नर्सिंग कॉलेज की नर्सेज में से आगे फर्दर कौन सी डिसिप्लिन की नर्सेज, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन है। फिर आप रेंडमाइजेशन करते हो, ठीक है, मतलब रैंडमली जो है वो एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रीटमेंट, दो ग्रुप पे आप उनको डिवाइड कर लेते हो, दो ग्रुप्स बना लेते हो ना आप टोटल पॉपुलेशन के। एक को आप ट्रीटमेंट देते हो और एक को आप ट्रीटमेंट नहीं देते हो, ठीक है। फिर मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन करते हो, मतलब नई चीज़ जो भी आपने इंट्रोड्यूस करवाई, नई ब्लड प्रेशर की दवाई, नई डायबिटीज़ की मेडिसिन, ठीक है। फिर आपने उनका फॉलोअप किया, ठीक है, उनको 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या 2 माह बाद, जैसे भी आपने स्ट्रैटेजी सेट किया, उनको आपने बुलाना है कि आप अपना OPD में आके फॉलोअप करवाएं। देन आपने क्या करवाना होता है, आपने आपके जो भी उस नई दवाई के रिजल्ट्स निकलते हैं, आपने उन रिजल्ट्स का आउटकम देखना होता है, यानी कि आउटकम से मुराद ये है कि आपने रिजल्ट्स को देखना होता है कि आया ये न्यू ट्रीटमेंट जो है वो फ़ायदेमंद है भी या नहीं है, ठीक है। ड्राइंग अप ए प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, उसमें आपके पास एम और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, मतलब एक्चुअली आप ये इस किस्म की स्टडी कर क्यों रहे हो, आपके पास एक कौन सा रिसर्च क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। इंटरवेंशन टू बी अप्लाइड, कि आपने किस किस्म की इंटरवेंशन देनी है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग प्रोसीजर, शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलोड थ्रू द स्टडी, ठीक है। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो कैसे किया जाता है, यानी कि प्रीलिमिनरी से मुराद ये है कि एक प्रॉपर टेस्ट शुरू होने से पहले आप एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, उसको हम प्रीलिमिनरी टेस्ट कर देते हैं। Sometime before a protocol is completed, preliminary यानी pilot studies जिसको कहा जाता है, have to be made to find out the feasibility or operational efficiency of the certain procedure or the unknown effects or the acceptability of the certain policies। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको ऐसे मिसाल समझाऊंगी कि मैं एक ब्लड प्रेशर की नई दवाई बना रही हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जो नई दवाई मैंने बनाई है वो मौजूदा दवाई से ज़्यादा कन्वीनियंट है, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। अब उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं कि नहीं है, जब तक मैं ये तजर्बा नहीं करूँगी मुझे पता तो नहीं चलेगा ना। तो इस मकसद के लिए मैंने पोस्ट RN की या पोस्ट बेसिक की नर्सेज को ले लिया, ठीक है। अब
अब क्या होगा कि पहले मैं ये देखूंगी प्रीलिमिनरी या पायलट स्टडी करके ये देखूंगी कि आया उन बच्चों को जिनको मैंने पोस्ट बेसिक या पोस्ट आरएन के बच्चों को लिया है, क्या वो डायबिटिक सॉरी हाइपरटेंसिव है भी या नहीं है, या मैं ऐसे ही उनको धक्के से देना शुरू कर दूंगी। या हो सकता है कि एसएमसीक्यू में पोस्ट बेसिक या पोस्ट आरएन की किसी स्टूडेंट को कोई हाइपरटेंसिव होगी ना, ठीक है। तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम एक प्रीलिमिनरी या पायलट स्टडी कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि आया जो हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन जो हमने अपना बनाया है, क्या वो उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है भी या नहीं है, ठीक है, उसको देखने के लिए। तो समटाइम इट इज़ यूजफुल टू हैव अ शॉर्ट टेस्ट रन ऑफ द प्रोटोकॉल टू सी वेदर इट कंटेन्स फ्लॉस, ये देखते हैं क्योंकि फ्लॉस तो नहीं है। It is important that the final version of the protocol should be agreed upon by all the concerned before the trial begins, ये देखने के लिए ट्रायल बिगन होने से पहले हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। Selecting reference and experimental population, reference और target population की हम लोग बात करते हैं। It is the population to which the findings of the trial, if found successful, are expected to be applicable, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन जो है फाइंडिंग्स की ट्रायल की वो देखेंगे कि वो एप्लीकेबल भी है या नहीं है। इट मे बी एज ब्रॉड एज मैनकाइंड और इट मे बी जियोग्राफिकली लिमिटेड और लिमिटेड टू पर्सन इन स्पेसिफिक एज, जेंडर, ऑक्यूपेशनल और सोशल ग्रुप, ठीक है। मतलब हमने कन्फाइंड तो नहीं कर दिया उसको एज में, जेंडर में, ऑक्यूपेशनल में और सोशल ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ द होल सिटी, स्कूल चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल या स्टडी पॉपुलेशन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉपुलेशन। जो भी आपकी एक्सपेरिमेंटल या स्टडी पॉपुलेशन होती है उसको आप ड्राइव करते हो रेफरेंस पॉपुलेशन से। आइडियली शुड बी रैंडमली चूजन फ्रॉम द रेफरेंस पॉपुलेशन, ठीक है। आप उसको रेफरेंस पॉपुलेशन से लेते हैं, यानी कि रेफरेंस पॉपुलेशन क्या होगी, एसएमसी की नर्सेज, ठीक है। इट शुड हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चूज अ स्टेबल पॉपुलेशन हुज पॉपुलेशन इज अश्योर्ड टू अवॉइड लॉस टू फॉलो। मिसाल के तौर पे कुछ अब ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं नहीं अब हम जा के थक गए हैं, 4 महीने की स्टडी है, 3 महीने की स्टडी है, हमें हर 2 माह बाद उठना पड़ता है और जाना पड़ता है अपना चेकअप करवाने के लिए, भाई हम नहीं जा रहे, वो स्टडी छोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली वो डाटा में आपका पार्ट होते हैं, ठीक है, तो नुकसान आपका होता है। द पार्टिसिपेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब वो पार्टिसिपेंट्स, वो लोग जिनको आपने अपनी स्टडी के लिए इनरोल करना है, उनका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। दे मस्ट गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, वो कंसेंट साइन करें, अपनी रजामंदी साइन करें। शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है। शुड बी क्वालिफाइड और एलिजिबल फॉर द ट्रायल, ये देखें कि आइदर वो ट्रायल इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के काबिल है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल न्यू ड्रग या ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। देन आ जाती है आपके पास प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन। इट इज़ द हार्ट ऑफ कंट्रोल ट्रायल, ये हार्ट है कंट्रोल ट्रायल का। इट इज़ द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय विच द पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली एलोकेटेड इनटू ग्रुप्स यूजुअली कॉल्ड स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। 2 ग्रुप में हम इसको कंट्रोल कर डिवाइड कर देते हैं। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द बायस फॉर कंपैरेबिलिटी, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि क्योंकि ये बायसनेस को ख़त्म कर देती है, कंपेरेबिलिटी को चेक करने के लिए। Randomization eliminates selection bias. Randomization is done only after the participant has entered the study and it can be done by using the table of the random numbers, ठीक है। random number table के थ्रू हम इसको करते हैं। In other words, by random allocation, every individual gets an equal chance of being allocated into either groups, ठीक है। और दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि रैंडम एलोकेशन का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि every individual gets an equal chance to be allocated into either group. Finally, randomization guarantee that statistical test of the significance will be valid, ठीक है। ये रैंडम नंबर टेबल इस तरह से आपके पास निकल आएगा जब आप बायोस्टैट्स वालों से करवाएंगे। टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशन जो है, रैंडम असाइनमेंट, फ्लिप पे कॉइन, मिसाल के तौर पे हेड है ये टेल आया, आपने कॉइन को उछाला। रोल आ 6 स्लाइडेड डाइस, ठीक है, 6 स्लाइडेड डाइस को आपने रोल किया, इवन नंबर आया या ऑड नंबर आया। देन आ जाती है आपके पास ब्लॉक रैंडमाइजेशन। सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड रैंडमाइजेशन इज कैरीड आउट इन ईच ब्लॉक। मतलब आप सब्जेक्ट्स को ब्लॉक में रख लेते हैं और फिर रैंडमाइजेशन ब्लॉक में करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर 2 ट्रीटमेंट एंड ए
एंड अ ब्लॉक साइज ऑफ 4। ठीक है, 2 ट्रीटमेंट है और ब्लॉक साइज जो है वो 4 है। 2 ऑफ एवरी 4 कंसेक्टिव पेशेंट would receive the experimental therapy and the other 2 would receive the control therapy। ठीक है, 2 ट्रीटमेंट है और 4 ब्लॉक है, तो 2 जो है वो हर 4 में से क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल करेगा और बाकी के 2 जो है वो आपका जो है वो कंट्रोल करेगा। स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन जो होती है, इट मे बी इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर बैलेंस्ड ऑन इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, कि जो आपका कंट्रोल ग्रुप और आपका जो ट्रीटमेंट ग्रुप है वो क्या है, बैलेंस्ड है ऑन इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टडी आउटकम, फॉर एग्जांपल जेंडर, एथनिसिटी, एज, सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस। Before doing the trial, the investigator decided which strata are important and how many stratification variable can be considered given the proposed sample size। ठीक है, कि आपने ये देखना है कि कौन सा स्ट्रेटा इंपॉर्टेंट है, मतलब एज का स्ट्रेटा इंपॉर्टेंट है, एथनिसिटी का इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का स्ट्रेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड हाउ मैनी स्ट्रेटिफिकेशन वेरिएबल्स कैन बी कंसिडर्ड, और कितने स्ट्रेटिफिकेशन वेरिएबल्स जो है इनकी स्ट्रेटिफिकेशन करनी है और उनको हमने कंसिडर करना है। ठीक है, a separate simple और block randomization schedule is developed for each stratum। ठीक है, और एक सेपरेट सिंपल या फिर ब्लॉक रेंडमाइजेशन शेड्यूल किया जाता है ईच स्ट्रेटम के लिए। देन आ जाता है आपके पास मैनिपुलेशन। दिस रेफर्स टू द डिलिबरेट एप्लीकेशन और विड्रॉल ऑफ द सस्पेक्टेड कॉजल फैक्टर्स एज लेड डाउन इन द प्रोटोकॉल। मतलब जो भी कॉजल फैक्टर जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है हम उसको जानबूझ के निकाल देते हैं या ऐड कर देते हैं। ड्रग है, वैक्सीन है, डाइटरी कंपोनेंट है, हैबिट है। ठीक है, मैनिपुलेशन क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कोई भी ड्रग होगी, वैक्सीन हो गई, न्यू प्रोसीजर हो गया, हुज इफेक्ट इज देन डिटरमिन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ द फाइनल आउटकम, और जिसका इफेक्ट हमने फाइनल आउटकम पे देखना होता है, विच कॉन्स्टिट्यूट द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंसिडेंस ऑफ द डिजीज हो गया, सर्वाइवल टाइम हो गया, रिकवरी पीरियड हो गया। ठीक है, फाइनल आउटकम आपका यही है ना कि इंसिडेंस ऑफ डिजीज क्या है, सर्वाइवल टाइम क्या है, रिकवरी पीरियड क्या है, तो हम इस पे चेक करते हैं। फॉलोअप में ये होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रुप्स एट डिफाइंड इंटरवल्स ऑफ टाइम अंडर द सेम कंडीशंस इन स्टैंडर्ड मैनर्स विद इक्वल इंटेंसिटी, सेम सर्कमस्टांसेस, सेम टाइम फ्रेम। उनको फॉलोअप किया जाता है, वेरी फ्रॉम ए शॉर्ट पीरियड टू मैनी ईयर्स। कुछ महीनों में भी हो सकता है, कुछ सालों में भी हो सकता है। Over the years, there may be loss of subjects from either group due to the number of divisions. This is called attrition। ठीक है, over the years कुछ साल गुजरने के बाद ऐसा भी हो सकता है there may be loss of subjects। कोई मर सकता है from either group। ठीक है, due to number of reasons मर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, या उसका इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फाइनल स्टेप जो है वो आपका आउटकम ऑफ द ट्रायल इन द टर्म ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट्स दैट इज बेनिफिट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेजर सच एज रिड्यूस इंसिडेंस और severity of the disease, cost of the health services or the other appropriate outcome in the study and control group. Negative outcome, adverse effects, severity, frequency of the side effects, complication and death। ठीक है, तो errors in assessment can lead to bias। ठीक है, एरर्स जो है वो बाइसनेस की तरफ जाते हैं। बाइस कैन अराइज फ्रॉम 3 सोर्सेज, सब्जेक्ट वेरिएशन, ऑब्जर्वर बाइस, एवेल्युएशन बाइस। यानी कि सब्जेक्ट वेरिएशन आ सकती है, जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके में किसी किस्म की कोई वेरिएशन आ गई, ऑब्जर्वर बाइस आ सकता है। ठीक है, या फिर एवेल्युएशन का बाइस आ सकता है। रेंडमाइजेशन कैन नॉट गार्ड अगेंस्ट दीज सॉर्ट ऑफ बाइस। रेंडमाइजेशन जो है वो इन 3 बाइस के अगेंस्ट जो है वो गार्ड नहीं आपको प्रोवाइड करती। जो आपका सब्जेक्ट वेरिएशन में आ जाएगा, ऑब्जर्वर बाइस आ जाएगा या एवेल्युएशन बाइस आएगा। टू अवॉइड द अबव सिचुएशन ब्लाइंडिंग इज डन। ठीक है, इन ऊपर वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम ब्लाइंडिंग करते हैं। ब्लाइंडिंग कैन बी डन इन 3 वेज। ठीक है, ब्लाइंडिंग सिंगल ब्लाइंडिंग भी हो सकती है, डबल ब्लाइंडिंग भी हो सकती है, और ये आपके पास ट्रिपल ब्लाइंडेड स्टडी भी हो सकती है। ठीक है, लेक्चर लेके बस आगे 2 मिनट। ठीक है, जो आपकी सिंगल ब्लाइंडेड ट्रायल होता है, द ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू द स्टडी ग्रुप और द कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, मतलब जो पार्टिसिपेंट होता है उसको नहीं पता होता कि वो कंट्रोल ग्रुप में है या स्टडी ग्रुप में है।
डबल ब्लाइंड के अंदर द ट्रायल इज सो प्लान दैट नाइदर द डॉक्टर नॉर द पार्टिसिपेंट इज अवेयर ऑफ द ग्रुप एलोकेशन एंड द ट्रीटमेंट रिसीव. ठीक है. While in the triple blinded study, this goes on step further. The participant, the investigator, and the person analyzing the data are all blind. Ideally, of the course, triple blinded should be used, but double blinded is the most frequently used method when the blind trial is conducted. ठीक है. Based on randomized control trial where randomization is used for the allocation of the product or subjects. Non-randomized or non-experimental or quasi-experimental. Those departing from strict randomization for practical purposes in such a manner that non-randomization does not seriously affect the theoretical basis of the conclusion. मतलब इसमें नॉन रैंडमाइजेशन नहीं की जाती, नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है स्टडी, उसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है. नेचुरल एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, वाटर फ्लोरिडेशन स्टडीज भी हो सकती हैं. बेस्ड ऑन स्टडी डिज़ाइन. ठीक है. Study design different हो सकते हैं. Concurrent parallel study design. In this design, comparison are made between two randomly assigned groups. One group exposed to specific treatment and the other group not exposed. Patients remain in the study group or control group for the duration of this intervention. ठीक है. ये study design है आपके पास different. Concurrent parallel study design. ठीक है. Concurrent parallel study design. Then आ जाता है pictorial design. Pictorial design study may be more efficient than the parallel design if there is an interest in studying more than one intervention at a time. इसमें ये होता है पिक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर कि आपने एक से ज़्यादा अगर दवाइयों या मेडिसिन को आपने स्टडी करना है, एक से ज़्यादा अगर आपने ड्रग्स की स्टडी करनी है इंटरवेंशन की, तो फैक्टोरियल डिज़ाइन आता है. ठीक है. अदरवाइज अगर एक ही ड्रग को आपने स्टडी करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो पैरेलल कॉन्करेंट डिज़ाइन आता है, कॉन्करेंट पैरेलल स्टडी डिज़ाइन आता है. In addition to efficiency, an advantage to this design is that one might derive suggestions of differential effects of treatment in the presence or absence of the other treatment. Crossover type of study design. With this type of study design, each patient served as his own control. मतलब जो कंट्रोल होगा वो उसका आपका बन जाएगा पेशेंट, और पेशेंट उसका कंट्रोल कर देगा. एज बिफोर द पेशेंट्स आर रैंडमली असाइंड टू ए स्टडी ग्रुप. सबसे पहले पेशेंट्स को आप रैंडमली असाइन करते हो स्टडी ग्रुप्स के अंदर एंड कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर. द स्टडी ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट अंडर कंसिडरेशन. द कंट्रोल ग्रुप रिसीव सम अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रीटमेंट और प्लेसिबो. ये क्रॉस ओवर है. द टू ग्रुप्स आर ऑब्जर्व्ड ओवर द टाइम. मतलब जिसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है वही फिर वही जो है उसको प्लेसिबो दी जाती है. मतलब ये एक दूसरे का क्या बन जाते हैं, वो ऑपोजिट ग्रुप में चले जाते हैं. तो ये जो टू ग्रुप्स हैं इनको ऑब्जर्व किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. देन द पेशेंट्स इन ईच ग्रुप्स आर टेकन ऑफ देयर मेडिकेशन और प्लेसिबो टू अलाउ फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द मेडिकेशन फ्रॉम द बॉडी एंड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कैरी ओवर इफेक्ट. आफ्टर दिस पीरियड ऑफ मेडिकेशन द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज डिटर्मिन्ड. ठीक है. इस मेडिकेशन के बाद जो है लेंथ ऑफ इंटरवल डिटरमिन की जाती है बाय द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग बीइंग टेस्टेड. द टू ग्रुप्स आर स्विच्ड. Those who receive the treatment under study are changed into control group therapy of the placebo and vice versa. यानी जिसको पहले मेडिसिन दी जा रही होती है उसको प्लेसिबो पे शिफ्ट कर दिया जाता है, और जिसको पहले प्लेसिबो दी जा रही होती है उसको मेडिसिन पे शिफ्ट कर दिया जाता है. ये पैरेलल है और ये क्रॉस ओवर है. पैरेलल कॉन्करेंट डिज़ाइन देखें. ग्रुप्स असाइन डिफरेंट ट्रीटमेंट. ग्रुप को डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है. शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, सैम्पल साइज लार्ज होता है, नो कैरी ओवर इफेक्ट एंड एक्यूट केसेज होते हैं इसके अंदर. क्रॉस ओवर के अंदर ईच पेशेंट रिसीव्स बोथ ट्रीटमेंट. क्रॉस ओवर में हर पेशेंट जो है वो दोनों ट्रीटमेंट ले रहा होता है. मतलब वो प्लेसिबो भी ले रहा होता है, ट्रीटमेंट भी ले रहा होता है. ये लॉन्गर होता है, इसमें सैम्पल साइज छोटा लिया जाता है, कैरी ओवर इफेक्ट्स आता है, और नॉट इन acute chronic and stable. ठीक है. स्प्लिट माउथ डिजाइन. डेंटल आर्क्स, quadrant, sextants or individual teeth within patients are randomized for treatment. Not applicable for systematic therapies, only to evaluate the site specific therapies. ठीक है. मतलब डेंटल आर्चेस के अंदर
क्वाड्रेंट्स के अंदर, सेक्सटेंट्स के अंदर ये चीज़ें यूज होती हैं. It is often seen in trials that evaluate dental filling materials. Subjects would require two similar cavities on the opposite side before entering the trial. मतलब आपने देखा होगा कि अगर किसी का टीथ का मसला है, डेंटल कैरीज का मसला है, तो उनको दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इस तरह से डिवाइड करेंगे. The test material can then be compared in the same environment as the control material. टेस्ट और कंट्रोल को सेम लाइक हम ले करते हैं. बेस्ड ऑन यूजेस क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, प्रिवेंटिव ट्रायल्स हैं, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स हैं, सेडेशन एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स है, एवेल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, कम्युनिटी इंटरवेंशन ट्रायल्स है. ठीक है, इसको फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. अभी मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आप लोग इसको पढ़ लें जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको क्लिनिकल ट्रायल्स का. इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, अगर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी क्लास. ये मैं आपको इधर ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आपका जो रिसर्च का ग्रुप है उसके अंदर ये लेक्चर मैं आपको शेयर कर रही हूँ. फिर यहाँ से नेक्स्ट हम जो है वो कर लेंगे. RCP ब्रीफ लेक्चर के नाम से है, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने आपको क्लास सेंड किया है, इसको देख लें. ठीक है, यूजेस से फिर हम इसको क्लिनिकल ट्रायल से जो है वो फिर पढ़ लेंगे. ठीक है, अभी इसको यहीं तक रखें और ट्रायल की टाइप से पहले तक बेस्ड ऑन यूजेस तक. ठीक है, इसको 5-6 दफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे बताएं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे. बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन है. RCP जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन है. जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अपना. If you have any question you can ask. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं क्लास. ओके, थैंक यू सो मच क्लास. पॉइंट 5 ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट, यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर बेस्ड जो स्टडीज होती हैं, इटियोलॉजिकल एजेंट से मुराद ये है कि जो ऐसे फैक्टर जो कि. जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं विश बात कर रही हूँ सर. वो आया ही नहीं डॉक्यूमेंट्स मुझे. जी जी सर, अटेंडेंस शीट और वो क्या फिर करते हैं टाइम टेबल भी. और एक और चीज़ थी, देखें मेरे बेसिस की तो मैंने आपको बताई थी, कोर्स आउटलाइन. जी 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 बिल्कुल.
अच्छा। जी, 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 जी। हाँ जी, उधर ये मसला है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि लाहौर के जिन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन तो नहीं हो सकते हैं? तो मैडम ने भी यही कहा था कि अभी क्लास हम रीशेड्यूल करेंगे। जी, जी। जी, जी।